इस कहानी को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों पर अंग्रेजों से ज़्यादा हमारे अपनों ने हम पर हुकूमत चलाई थी। ये कहानी बेहद इमोशनल है और लास्ट में ये कहानी आपको जरूर रुला देगी। और इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कांचीपुरम से। आज वेंकटेश शादी करके अनु को अपने घर ला रहा है। वो उसे लेकर गांव की गलियों से गुजर ही रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत अनु को देखकर कहने लगी कि जब तू 5 साल का था तब से रट लगा रखी थी कि जब भी मैं शादी करूंगा तो अपनी दुल्हन को रेशम की साड़ी पहनाऊंगा। वेंकटेश चुपचाप उसकी बात सुनकर वहां से चला गया। उसके परिवार में उसका पिता और एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वेंकटेश की शादी के 2 दिन बाद ही उसके पिता चल बसे और अब उसके पिता की क्रियाक्रम के लिए रेशम का कपड़ा चाहिए था। उनके पास रेशम का कपड़ा तो नहीं है, लेकिन वेंकटेश ने अपनी कमर से एक धागा निकाल कर दिया जो रेशम का था। और यहाँ वेंकटेश बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पिता ने अपनी सारी उम्र रेशम की साड़ियाँ बनाने में निकाल दी। वही नहीं, इनका पूरा गांव यही काम करता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके पास उन्हीं के क्रियाक्रम करने के लिए रेशम का एक कपड़ा भी नहीं मिलता। उसके पास ही खड़ा उसका दोस्त बोला कि यही हम जुलाहों की किस्मत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांचीपुरम के राजा के महल में एक रेशम के व्यापारी को मारा पीटा जा रहा है। उस पर आरोप ये लगा है कि उसे 3 साड़ियों का रेशम दिया गया था, वो भी तराजू में तौल कर, लेकिन वो सिर्फ 2 साड़ियों को ही बना कर लाया है। सब लोग उसे इसी तरह देख रहे थे। तभी वहाँ पर वेंकटेश आ जाता है। वेंकटेश उस आदमी का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। और उसी दिन से राजा ने एक नियम लागू कर दिया कि महल के ही मंदिर में सभी व्यापारी रेशम की साड़ियाँ बनाएंगे और शाम को उनकी तलाशी ली जाएगी। उसके बाद ही वो घर जाएंगे। और अब जैसा उनसे कहा गया वो वैसा ही करने लगे। वो सुबह अपनी रोटी लेकर आते और दिन भर यहाँ काम करते और शाम को अपनी तलाशी कराकर घर वापस जाते। उन बुनकरों में से सबसे अच्छी साड़ी वेंकटेश ही बनाता था और ये हुनर उसके ही पिता से आया था। उसने राजा की पत्नी के लिए भी साड़ी बनाई थी। और अब राजा ने वेंकटेश को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए साड़ी बुनकर देनी होगी। ऐसी साड़ी बुनना जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो। और वेंकटेश इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो बस दिन रात साड़ी के डिजाइन के बारे में सोचता रहता। वो इस बारे में अपनी पत्नी अनु से भी बात करता। और फिर एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके ही साथ काम करने वाले एक व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। यहाँ हम देख सकते हैं कि वेंकटेश को जहाँ काम मिल रहा है वहीं कुछ व्यापारी भूख से मर रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वेंकटेश ने वो सिल्क की साड़ी बनाकर तैयार कर दी है और उस साड़ी को राजा एक अंग्रेजी अफसर को दिखाता है। उस अफसर ने ऐसी साड़ी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसका रेट पूछा। राजा ने बताया कि इस साड़ी खासकर मेरी बेटी की शादी के लिए बनाई गई है, इसे मैं बेचना नहीं चाहता। यदि ऐसी ही साड़ी चाहिए तो 800 रुपए की एक आएगी। और उनके बीच ये डील डन हो गई। उस अफसर ने वेंकटेश की भी तारीफ की और राजा ने इनाम के तौर पर वेंकटेश को 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया। और आज वो बेहद खुश था। वो अपनी पत्नी के बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आया है। इस 1 रुपए से उसने कितनी सारी खुशियाँ खरीद ली और उसे बताया कि आज अंग्रेजी अफसर ने मेरी बहुत तारीफ की। जो साड़ी वेंकटेश ने राजा की बेटी के लिए बनाई है वो उसकी पत्नी अनु एक बार उसे देखना चाहती है। वो उसे सिल्क की साड़ी कभी पहना तो नहीं सकता, लेकिन वो चाहती है कि वो उसे एक बार देखे। वेंकटेश ने इस पर कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं सिर्फ साड़ी बनाता हूँ, उसे कौन पहनता है, उसे पहनकर कैसा दिखता है मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अनु के जिद करने पर वो उससे कहने लगा कि हमें शादी के लिए कोई न्योता तो नहीं देगा, लेकिन महल से बाहर मालिक की बेटी कहीं घोड़े गाड़ी में तो बैठेगी जरूर और हम उसे बाहर से ही देख सकते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और फिर क्या था, दोनों मालिक की बेटी की शादी में चले जाते हैं। लेकिन साड़ी देखने से पहले अनु की तबीयत वहाँ पर खराब हो जाती है और उसे उल्टी आने लग जाती है। एक औरत ने वेंकटेश को बताया कि जब पाँव भारी होता है तो अक्सर ऐसा होता है, इसे घर ले जाओ। ये बात सुनकर वेंकटेश बहुत खुश हुआ क्योंकि अनु माँ बनने वाली थी। और इस तरह कुछ महीने बीते।
और अनु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने कमला रखा। और वेंकटे को बताया गया कि हमारे रीति रिवाजों के अनुसार एक पिता अपनी बेटी के कान में एक वादा करता है कि मैं तेरे लिए करूँगा। और वेंकटे ने अपनी बेटी के कान में ये कहकर वादा किया कि कमला मेरी बेटी, जब तेरी शादी होगी तो मैं तुझे रेशम की साड़ी पहनाकर विदा करूँगा। और ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी अनु भी। सबका मानना है कि जब ये वादा कभी पूरा हो नहीं सकता तो ऐसा झूठा वादा क्यों किया, ये गलत है। सब आपस में बातें करने लगे कि पहले बीबी के लिए झूठा वादा किया और अब बेटी के लिए। कुछ दिन यूं ही बीते। अब अनु की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वेंकटे ने इतना बड़ा वादा जो कर दिया था। वो वेंकटे से काफी नाराज है, लेकिन उसने अनु से कहा कि मैंने वादा किया है तो इसे निभाऊंगा भी। और इस बात पर अनु खुश हो जाती है। कुछ दिन के बाद वेंकटे की बहन अपने ससुराल से घर आती है। 4 दिन हो गए, लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं आई और ना ही वो उसे लेने आया। उसने बस कहा था कि तुम अपने भाई के घर चले जाओ, मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वेंकटे कुछ दिन के बाद उसके पति को घर लेकर आया। उसने कहा कि मेरा काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए मैं इसका पेट नहीं पाल सकता। यदि कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो नया धंधा शुरू करने की सोच रहा हूँ। वेंकटे उसका इशारा साफ समझ गया और अपनी बहन का घर उजड़ते हुए वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इसलिए उसने अपने पैसों से भरा घड़ा, जो उसने पाई पाई इकट्ठी की थी, उसे फोड़ दिया और सारे पैसे उसने अपनी बहन के पति को दे दिए। और तब जाकर वो अपनी पत्नी को वहाँ से ले गया। लेकिन इस बात से अनु को फिर से चिंता सताने लगी कि किस तरह से एक एक पाई इकट्ठी की थी, कल को उनकी बेटी भी बड़ी होगी। लेकिन वेंकटे ने उसे समझाया कि वो चिंता ना करे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वेंकटे रात भर इस बारे में सोचता रहा कि वो अपनी बेटी को रेशम की साड़ी कैसे पहनाएगा। और फिर अगले ही दिन उसने बाकी बचे हुए पैसों से एक पुराना करघा खरीदा जिसे साड़ी बनाई जाती है, और उसने अपनी सामने पुरानी वाली झोपड़ी में रख दिया। वेंकटे हर दिन काम पर जाता और थोड़ा सा रेशम वो अपने मुंह के अंदर छुपा लेता, क्योंकि तलाशी सिर्फ शरीर की और उनके पास जो सामान है उसके लिए जाती थी, ना कि मुंह खोलकर। और वो रोज थोड़ा थोड़ा रेशम मुंह में छुपाकर लाने लगा। रास्ते में पानी में वो उसे धो लेता और रातों को जागकर अपनी बेटी की शादी के लिए रेशम की साड़ी तैयार करने लगा। एक दिन पता चला कि उनके राजा ने एक गाड़ी खरीदी है जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ती है, और उसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वेंकटे भी अपने परिवार को लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही राजा अपनी गाड़ी लेकर वहां आया तो सब लोग उसे देखने के लिए भागने लगे। और इसी बीच अनु नीचे गिर जाती है और उसे कुचलते हुए सब लोग वहां से जा रहे थे। अनु को अंदर चोट लग चुकी थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और यूं ही कुछ दिन बीतने लगे। एक दिन उनके गांव में एक अनजान आदमी आया और उसे रहने के लिए घर चाहिए। वेंकटे उसकी बातें सुन रहा था। वो जुलाहों पर लेख लिखने आया था और फिर क्या था, उसका इंतजाम हो गया। इसके बाद वो आदमी अक्सर वेंकटे के घर आता जाता रहता। एक दिन अनु को खून की उल्टियां होने लगी। उसके इलाज के लिए वैद्य को भी बुलाया गया। उसने कहा कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है, इसे शहर ले जाओ। वेंकटे ने सोचा कि कल सुबह वो उसे शहर ले जाएगा, और वो रात को अनु को उठाकर उसी झोपड़ी में ले गया जहां वो मशीन रखी थी। उसने उसे दिखाया कि वो अपनी बेटी के लिए रेशम की साड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर बना रहा है। अनु ने उस साड़ी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई, और उसी वक्त वेंकटे की गोद में उसने दम तोड़ दिया। और अब वेंकटे को ही अपनी बेटी को पालना था। और इस तरह कुछ साल बीते। कमला अब बड़ी हो चुकी है और अब इस घर को वेंकटे नहीं बल्कि उसकी बेटी संभालती है। उसके पिता का सामान कहाँ रखा है, उसका चश्मा कहाँ रखा है, सब कुछ कमला को ही पता है। दिन भर काम खत्म करने के बाद गांव के कुछ आदमी उसी लेखक की बातें सुनते। वो उन्हें क्रांति की बातें समझाता कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमें कुछ भी करके आज़ाद होना पड़ेगा और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंकटे के दोस्त की बेटी की नौकरी फौज में लग गई है।
जिसका नाम रंगा है। और अब रंगा अपनी ड्यूटी के लिए फौज पर जा रहा है। लेकिन इस बात से कमला बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है और अब तो कमला उसे पसंद भी करने लगी है। जब रंगा वहाँ से जाने लगा तो वेंकटे की नज़र कमला पर पड़ी और वो रंगा को जाते हुए देखकर रो रही थी। और वेंकटे सब कुछ समझ गया था। कुछ दिन बाद लेखक ने वेंकटे से कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि राजा को मेरे बारे में पता चल चुका है। वो जल्द ही अंग्रेजों को खबर कर देगा। और अपनी पार्टी का भार उसने वेंकटे के कंधों पर डाल दिया। वेंकटे अपने दोस्तों के साथ छुपता फिर रहा है, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। और फिर उसे खबर मिलती है कि गोली मारकर लेखक की भी हत्या कर दी गई। एक दिन रात को वेंकटे घर पर आया, लेकिन देर रात हो चुकी थी। कमला घर पर नहीं थी। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर आई। वेंकटे ने इसका कारण पूछा कि आखिर तुम इतनी देर घर से बाहर क्यों थी। कमला काफी उदास थी। उसने कहा कि रंगा का आज खत आया था। वेंकटे ने एक अच्छे पिता की तरह उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही मैंने, इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हें रंगा पसंद है और उसने तुम्हारे बारे में खत में कुछ लिखा या नहीं। तब कमला ने बताया कि उसने कहा है कि मैं उसे पसंद हूँ। और अगली ही सुबह वेंकटे रंगा के पिता से मिलता है। शायद रंगा का पिता भी यही बात करने वाला था, क्योंकि जो खत में बात लिखी थी उसने भी पढ़ ली थी और दोनों को ये रिश्ता मंजूर था। और अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी और इस बात से कमला बेहद खुश थी। वहीं दूसरी तरफ रात को वेंकटे और उसके साथियों ने राजा को भेजने के लिए एक पर्चा बनवाया। उसमें उनकी मांगे थी, जिसमें उनका वेतन बढ़ा दिया जाए और कारीगर घर से भी काम कर सके और कुछ छोटी छोटी मांगे। जब उसने अपनी मांगे मालिक को सुनाई तो उसने वो पर्चा फाड़कर उसके मुंह पर ही फेंक दिया। और फिर रंगा और कमला का एक दिन रिश्ता किया गया। वो आपस में बात करते हैं कि शादी में अपनी बेटी को क्या दोगे। और अभी भी वेंकटे का यही जवाब था कि अपनी बेटी को रेशम की साड़ी में विदा करूंगा। लेकिन उसका दोस्त कहने लगा कि जो हो सके वो कहो। और तभी पुलिस वहां आ जाती है और वेंकटे को पकड़कर ले जाती है। उन सबको लगता है कि शायद मांगों की वजह से मालिक ने इसे अरेस्ट करवाया है। जब वेंकटे वापस घर आया तो उसके पैरों में पट्टियां लगी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था। सब लोग चाहते हैं कि वो मालिक के यहाँ काम करना बंद कर देंगे, लेकिन वेंकटे ये नहीं चाहता, क्योंकि जब रंगा वापस आएगा तो कमला की शादी कर दी जाएगी और उसे कमला की साड़ी बनाने के लिए अभी बहुत कम वक्त रह गया है। इसलिए उसने सबसे कहा कि हम इस तरह काम बंद नहीं कर सकते, हम कल से ही काम पर वापस जाएंगे और मौका आने पर हम दाव कसेंगे। और वो मौका भी आ गया। मालिक को 900 साड़ियों का ऑर्डर आया है और जल्द से जल्द वो बंदरगाह पहुंचाना है। मालिक ने उनकी मांगों को पूरा तो नहीं किया, लेकिन कारीगरों की 3 घंटा ज्यादा काम करने का टाइम बढ़ा दिया गया। वेंकट ने सही टाइम का इंतजार किया और फिर से उसने मालिक के सामने अपनी मांगे रखी। मालिक फिर से उन पर चिल्लाने लगा कि कारखाना मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से तुम लोग काम करोगे, नहीं करना तो मैं मैसूर से कारीगर मंगवा लूंगा। वेंकट ने कारीगरों से कहा कि अब से हम काम नहीं करेंगे। और उसी रात एक खुशखबरी आई कि अंग्रेजों ने रूस से हाथ मिला लिया है और अब अपनी आज़ादी का प्रचार खुलकर किया जा सकता है। इसलिए अब आंदोलन दिन में भी होने लगा। 2 महीने हो गए, काम पर कोई भी नहीं गया और अब लोग भूख से मरने लगे। लेकिन फिर भी वेंकटे उन्हें समझाता कि धीरज रखो, मालिक को हमारी मांगे माननी ही होंगी। और फिर रंगा भी फौज से घर आ गया। वेंकटे ने कहा कि अभी हम शादी के लिए कुछ दिन रुक जाते हैं, लेकिन रंगा ने कहा कि मुझे छुट्टियां कुछ दिन की ही मिली है और फिर जाऊंगा तो शायद पूरा 1 साल ना आऊं। और अब वेंकटे बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था कि आखिर वो इतने कम दिनों में साड़ी कैसे पूरी करेगा। सबको इंतजार है कि वो अपनी बेटी की शादी में उसे रेशम की साड़ी पहनाएगा। आखिर वो अपना वादा कैसे पूरा करेगा। और अगले ही दिन वेंकटे ने अपने साथियों से कहा कि हमें हड़ताल वापस लेनी होगी। और वेंकटे की ये बात सुनकर वो सभी हैरान थे। जो हड़ताल 3 महीनों से चल रही है, भूख से कितनों की जानें चली गई और अब वेंकटे का कहना है कि हड़ताल खत्म कर दी जाए। लेकिन वेंकटे की इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी है। यदि वो काम पर वापस नहीं गया
तो वो अपनी बेटी की साड़ी कैसे पूरी करेगा, क्योंकि उसकी शादी के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। उसने अपनी बेटी के नामकरण पर जो वादा किया था उसे भी तो पूरा करना है। अब उसका दोस्त रंगा का पिता उसी के दल से अलग हो चुका है और अगले दिन से वेंकटे अपने कुछ साथियों के साथ फिर से काम पर जाने लगा और अब उसे साड़ी को जल्द से जल्द पूरा करना है। इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा रेशम मुंह में भर कर ले जाने की कोशिश की। जब वेंकटे बाहर जाता है तो उसका दोस्त रंगा का पिता उसका इंतजार कर रहा था। वो उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने लगा। वेंकटे के मुंह में रेशम भरा हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दोस्त उसे धक्का मारने लगा कि आखिर वो उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। और इसी बीच वेंकटे के गले में रेशम फंस जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है और सारा रेशम सबके सामने बाहर गिर जाता है। और ये देखकर मालिक के आदमियों ने वेंकटे को बहुत मारा पीटा और साथ मिलकर गांव वालों ने भी उसे बहुत पीटा। वेंकटे को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। इस तरह कुछ महीने बीते और फिर वेंकटे को बताया गया कि उसकी बेटी पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी और वो गिर गई और उसे लकवा मार गया। अब उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए उसे उसकी बेटी को देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। और फिर वेंकटे को उसके गांव कांचीवरम ले जाया जाता है। घर जाकर देखा तो कमला बिस्तर पर बेबस पड़ी हुई थी और उसकी बहन और उसका पति वेंकटे का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात 10 बजे की बस पकड़कर वो यहाँ से चले जाएंगे। वेंकटे ने उनसे कहा कि आखिर मेरी कमला का ध्यान कौन रखेगा, वो अकेली यहाँ कैसे रहेगी। तब उसकी बहन के पति ने कहा कि घर में हमारे भी बच्चे हैं, आखिर यदि ये यहाँ रहेगी तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। वेंकटे ने कहा कि इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। और उसने एक हैरान करने वाली बात कह दी कि यदि हम चोर की बेटी को अपने घर रखेंगे तो कल को हमारी बेटी का ही ब्याह होगा और उसे भला कौन ब्याहेगा। अपनी बहन का घर बसाने के लिए उसके भाई ने क्या कुछ किया, लेकिन आज उसकी मुसीबत के दिन में उसके साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं है। ना उसका दोस्त, ना ही कमला जिससे प्यार करती थी और ना ही उसकी सगी बहन। आज वो बिल्कुल अकेला और बेबस हो चुका है। उनके चले जाने के बाद वेंकटे ने कमला को अपनी गोद में उठाया और वो उसे उसी झोपड़ी में लेकर गया जहाँ पर वो उसकी साड़ी तैयार कर रहा था। आज उसकी झोपड़ी में उसकी मशीन में जाले लग चुके हैं। वेंकटे को अभी 16 महीने तक जेल में रखा जाएगा और उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। वेंकटे ने कमला को साड़ी दिखाई और फिर वो उसे खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने से पहले उसने खाने में चूहों की दवा मिला दी। कल सुबह उसे चले जाना होगा, बस आज की रात है और उसके पास बस यही रास्ता बचा है। उसने अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे हमेशा के लिए सुला दिया और अगली सुबह अपनी बेटी के ऊपर वही आधी बनी हुई रेशम की साड़ी को उड़ाया और उसे अंतिम विदाई दी। और वेंकटे ये दुख बर्दाश्त न कर सका, वो उसी वक्त पागल हो गया। ये उन्हीं जुलाहों की दुख भरी कहानी थी जो उस दौर से गुजरे थे। और फिर 1 साल बाद साम्यवादी पार्टी ने एक ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, जिन्होंने कांचीवरम के जुलाहों को अपने संरक्षण में लिया, उन्हें काम दिया, उनकी मांगों को पूरा किया और आज ऐसी 24 से ज़्यादा सोसाइटी मौजूद हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।